जेट्स पॉडकास्ट में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। इस पॉडकास्ट में हम करेंसी यानी मुद्रा जारी करने को लेकर कुछ ज़रूरी बात करेंगे। मुद्रा से जुड़ी बातों को मौद्रिक कहते हैं। नेथन मे रॉथस्चाइल्ड ने कहा था, हु कंट्रोल्स द इश्यूएंस ऑफ मनी कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, यानी मुद्रा नियंत्रित करने वाला सरकारों को नियंत्रित करता है। नेथन मे रॉथस्चाइल्ड एक बहुत ही विख्यात जर्मन यहूदी बैंकर, बिजनेसमैन और फाइनेंसर था। एक जमाने में यह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था। इनकी दूसरी मशहूर कोट है मेयर एम्स्टर रॉथस्चाइल्ड की, लेट मी इशू एंड कंट्रोल अ नेशंस मनी एंड आई केयर नॉट हु राइट्स द लॉज, यानी मुझे मौद्रिक अधिकार दे दो तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि कानून कौन लिख रहा है। यानी सिक्का हमारा हो तो कानून कोई भी लिखे, इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बहुत ही अहम बात कही है इसने। इससे पता चला कि मौद्रिक अधिकार कानूनी या किसी भी प्रकार की ताकत से अधिक शक्तिशाली होता है। मेयर एम्स्टर रॉथस्चाइल्ड भी काफी विख्यात या कुख्यात यहूदी जर्मन बैंकर थे। मशहूर रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग डायनेस्टी के संस्थापक और नेथन रॉथस्चाइल्ड के पिता, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के फाउंडिंग फादर यानी संस्थापक कहे जाते हैं। साल 2005 में फोर्ब्स मैगजीन में इन्हें पृथ्वी के अब तक के 20 सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में 7वां स्थान दिया था। तो जो बात इन्होंने कही थी कि मुझे मौद्रिक अधिकार दे दो तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि कानून कौन लिख रहा है। आइए देखते हैं इसको इन्होंने सत्य कैसे किया। यदि भारत को सऊदी अरब से तेल खरीदना हो तो हम सीधे सीधे भारतीय रुपयों में तेल नहीं खरीद सकते। हमें रुपयों से अमेरिकी डॉलर खरीदने होंगे और फिर उन डॉलरों से भारतीय कंपनियां तेल खरीदती हैं। ये IMF द्वारा बनाया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून है। तो भले ही भारत या सऊदी अरब पर अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक का शासन ना हो, लेकिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसका कमीशन अपने आप बन जाता है। दुनिया के सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व को इसी प्रकार भारी लाभ पहुंचता रहता है। तो हमारा कानून भले ही हमारे संसद में बनता हो, लेकिन हम पर शासन करने वाले अर्थशास्त्री और बैंकर्स विदेशों में बैठे हैं। जिसका सिक्का उसका शासन। तो ये रॉथस्चाइल्ड्स हैं कौन? ये रेखा चित्र इसका जवाब देगी। लाल रेखा साल 1990 से साल 2019 के बीच FTSE के सभी शेयर्स में हुई जरा सी वृद्धि को दर्शा रहा है। जरा सी वृद्धि। जबकि काली रेखा अकेली RITS कैपिटल पार्टनर्स नामक कंपनी की 1500% लंबी उछाल को दिखा रहा है। RIT कैपिटल का पूरा नाम है रॉथस्चाइल्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसका चेयरमैन था जेकब रॉथस्चाइल्ड। ऐतिहासिक परिवार है ये। आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं। रॉथस्चाइल्ड परिवार एक समय में दुनिया का सबसे धनी परिवार था और आज भी उन परिवारों में से एक है। मेयर एम्स्टर रॉथस्चाइल्ड ऑस्ट्रिया देश के राजा फ्रांसिस का खास आदमी था। ये यहूदी परिवार है जिनका मूल फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, लेकिन आज इनके परिवार के सदस्य यूरोप के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इनके बारे में लिखा था कि गोल्डमैन सैचेस से भी काफी पहले रॉथस्चाइल्ड्स अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजार पर शासन कर चुके हैं। इन्हें वर्ल्ड्स बैंकर भी कहा जाता है क्योंकि ये यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे विख्यात या कुख्यात बैंकिंग वंश है। हॉलीवुड ने इस परिवार पर कुछ फिल्में भी बनाई हैं। कितनी परिवारों के ऊपर फिल्में बनती हैं, आप इनके प्रभाव इससे समझ सकते हैं। आप गूगल पर यदि इनके प्रॉपर्टीज और विशाल महल दिखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इनके पास 41 पैलेसेस हैं जो इतने विशाल और इतने खूबसूरत हैं कि शायद ही किसी राजसी या शाही खानदान के महल वैसे होंगे। नेथन रॉथस्चाइल्ड ने इंग्लैंड में स्थित मशहूर बैंक NM रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स की स्थापना सन 1810 में की थी।
इसी बैंक ने ब्रिटिश फौज को नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई में आर्थिक मगर व्यापारिक सहायता की थी। परिवार के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार रॉथस्चाइल्ड वंश की बहुत बड़ी कंपनी एडमंड दी रॉथस्चाइल्ड ग्रुप के संपत्ति की कीमत आज के दौर में तकरीबन 160 अरब यूरोज है, या उसको 179 अरब अमेरिकी डॉलर्स भी कहें। यानी रॉथस्चाइल्ड परिवार की कंपनियों की संपत्ति तकरीबन कतर देश की संपत्ति के बराबर है, जिसे इस समय पृथ्वी का सबसे अमीर देश कहा जाता है। जेम्स ए रॉथस्चाइल्ड ने इजराइल स्थित सरकारी नेसेट बिल्डिंग को तोहफे के तौर पर फाइनेंस किया था। इजराइल देश का सुप्रीम कोर्ट डॉरथी रॉथस्चाइल्ड द्वारा दान किया गया है। रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक दुनिया की सबसे विशाल फाइनेंशियल एडवाइजरी ग्रुप्स में से एक है। इन्होंने दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्विस कनाल को फाइनेंस किया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इनके बैंकिंग कारोबार को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। इन्होंने हिसिन मर्सिनरी सिपाहियों को फाइनेंस किया था। सरकारों को वॉर्स के दौरान या लड़ाइयों में फाइनेंस करने में इनकी खास दिलचस्पी रही है और इतिहास भी। 2015 में एनएम रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स बैंक की नेट आमदनी 51.5 अरब ब्रिटिश पाउंड्स थी। सन 1835 में नेथन रॉथस्चाइल्ड को स्पेनिश सरकार द्वारा अल्मादान माइन का अधिकार मिल गया था, जिससे पूरे यूरोप में मर्क्यूरी बाजार में नेथन रॉथस्चाइल्ड की मोनोपोली हो गई। इसका इस्तेमाल सन 1850 में इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए सोने और चांदी को रिफाइन करने के लिए हुआ। चेज मैनहट्टन के पूर्व चेयरमैन डेविड रॉकफेलर ने एक प्रेस कवरेज में कहा था कि रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड परिवार के बीच बहुत मजबूत संबंध हैं। उस दौर की मशहूर साप्ताहिक पत्रिका नाइल्स वीकली रजिस्टर में 19 सितंबर 1835 में रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग परिवार की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों पर बढ़ते प्रभाव के बारे में मशहूर आर्टिकल छपी थी। रॉथस्चाइल्ड परिवार के काफ़ी सदस्य शाही खानदानों के बैरन्स, कोर फैक्टर्स और आर्थिक सलाहकार रहे हैं। अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर। पैसा यानी मुद्रा की शक्ल या बनावट क्या होनी चाहिए, या फिर हम ये कहें कि पैसा क्या होना चाहिए। हम अक्सर ये चर्चा करते हैं कि ब्लैक मनी, वाइट मनी, कैश मनी, क्रेडिट मनी, ये मनी, वो मनी, लेकिन आज हम ये चर्चा करेंगे कि व्हाट शुड बी मनी। क्या जिसे हम आज पैसे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैसा होना चाहिए या फिर कुछ और? काफी जरूरी प्रश्न है जो हमने कभी नहीं किया। विख्यात अमेरिकी बैंकर और फाइनेंसर जेपी मॉर्गन की मशहूर कोट है, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। यानी गोल्ड ही पैसा है, बाकी सब कर्ज है। जेपी मॉर्गन चेस दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों में से एक है, जिसका नामकरण जेपी मॉर्गन के ही नाम पर हुआ है। अब आइए एक ज़रूरी तुलना करते हैं आज के पैसे और भूतकाल के पैसे के बीच, यानी पेपर या डिजिटल मुद्रा की तुलना करते हैं स्वर्ण मुद्रा से, और साथ ही ज़रा दिमागी कसरत भी करेंगे। आपको गोल्ड यानी सोने और चावल या गेहूं में 4 समानताएं बतानी हैं। 4 समानताएं सोने और चावल के बीच। हम आपको पूरा समय देंगे और साथ ही एक हिंट भी देंगे। तो आपका हिंट ये है कि गोल्ड और चावल के बीच जो समानताएं हैं वो पेपर मनी और चावल के बीच असमानताएं हैं। आपको पूरा समय देने के लिए इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। सोचिए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लौटेंगे अगले एपिसोड में जवाबों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।